हेलो स्टूडेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेवन्थ क्लास की एनसीईआरटी। इससे पहले हमने सिक्स क्लास की एनसीईआरटी को कवर कर लिया, जिसमें टोटल 12 अध्याय हैं। अब सिक्स क्लास के बाद जो सिक्स क्लास में एनसीईआरटी को हमने पढ़ा था, वो बेसिकली प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा की गई थी। आज हमारी है सेवन क्लास की एनसीईआरटी, और इसमें हम इतिहास को कवर करेंगे। और इसमें जो कवर किया जाएगा वो किया जाएगा मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत को यानी मिडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद जब सेवन क्लास की पूरी हो जाएगी तो फिर एट्थ क्लास की एनसीईआरटी को शुरू किया जाएगा, यानी इतिहास को कवर हम करेंगे। ये एनसीईआरटी हमारी सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक पूरी कंप्लीट पढ़ाई जाएगी इस पर। तो हम सेवन क्लास में देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमें कवर करने हैं। तो पहला चैप्टर इसमें किया जाएगा हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की हड़ताल। प्राचीन इतिहास को हमने जब पढ़ा था, जब सिक्स क्लास की वो सेवन क्लास की एनसीईआरटी जब शुरू हुई, तो हजार सालों के बाद जो परिवर्तन आया इतिहास में, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। नए नए राजा और उनके नए नए राज्यों का उदय होने लगा, और दिल्ली के सुल्तान के बारे में हम चर्चा करेंगे। मुगल साम्राज्य की स्थापना किस तरीके से होती है, जिसमें जैसे बाबर आता है, किस तरीके से अपने साम्राज्य की स्थापना करता है। शासक और उनकी इमारतों के बारे में चर्चा करेंगे। नगर व्यापारी और शिल्पी योजन के बारे में चर्चा की जाएगी। और कुछ जनजातियां हैं जो खानाबदोश यानी कि इधर उधर रहकर अपना जीवन यापन करती थी, और एक जगह बसे हुए समुदाय का उल्लेख किया गया है, इसकी हम चर्चा करेंगे। ईश्वर से अनुराग, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, तो 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। टोटल 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टरों को हम इसमें कवर करेंगे। फिर आपकी ये एनसीईआरटी सेवन्थ क्लास की समाप्त हो जाएगी। तो पहला हम चैप्टर देख लेते हैं, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की हड़ताल। अब ये उस समय मध्यकालीन इतिहास का चित्र आप देख सकते हैं, किस तरीके से घोड़े पर ये बैठे हुए हैं, और क्या जैसे आप हिरन का शिकार इसमें कर रहे हैं, और जैसे राजा बैठा हुआ है तो किस तरीके से लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है नी, ये उस ज़माने का चित्र बना हुआ है। अब हम इसमें देख लेते हैं पहला चैप्टर, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये एक इतिहासकार का एक चित्र है, ये इतिहास का इतिहास लिख रहे हैं। ये आप चित्र देख सकते हैं, इसमें उर्दू में लिखा गया है कुछ। तो 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को लिखा गया है। ठीक है, मानचित्र एक और दो पर नज़र डालिए। मानचित्र एक पर है अरब के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी। कौन है अल इदरीसी? ने 1154 में बनाया था। जो यहाँ जो नक्शा दिया गया है, वे इसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है, और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। ये मानचित्र एक है आपका, मानचित्र एक। ये भारतीय भूगोल के वेत्ता हैं अल इदरीसी। अल इदरीसी ने इस नक्शे को बनाया था, ये नक्शा आप देख सकते हैं, और इसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भी दिखाया गया है। ये अल इदरीसी के बनाया हुआ द्वारा एक नक्शा है, जो कब बना था? 12वीं शताब्दी में बना था। अब मानचित्र दो में एक और बात कही गई है। एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर हैं। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप उत्तर की तरफ है, जहां के नाम अरबी में दिए गए हैं, और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र दो पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 साल बाद बनाया गया था। मानचित्र पहले बना था, अल इदरीसी ने बनाया था, उसके 600 साल के बाद मानचित्र दो का नक्शा बनाया गया, सेम उसी पैटर्न पर। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। ये नक्शा हमें ज़्यादातर जो परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीकी ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपने समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। जैसे जैसे मानचित्र दो का नक्शा है, जैसे आपका कौन सा तट है? पश्चिमी तट है, ठीक है, ये आपका पूर्वी तट हो गया। ठीक, उस समय का ये नक्शा है। तो यहाँ से जहाज वगैरह आते थे और व्यापार किया करते थे। ये उस समय का नक्शा है, और 1154 में अल इदरीसी ने नक्शा बनाया था, वो आप पीछे अभी हमने आपको दिखाया था, वो अल इदरीसी के बनाया हुआ द्वारा नक्शा। ये भी भारतीय उपमहाद्वीप का एक नक्शा है। तो हम आगे देख लेते हैं क्या है। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्सों में हैं? गंगा के मार्ग को देखें, इस तरह दर्शाया गया है कि इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरे और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या है? यानी कि आप इंडिया के मैप में देखें कि कौन कौन से राज्य इसमें लगे हुए हैं। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि पूरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब
बीते हुए युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न-भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अब हम पढ़ते हैं नई और पुरानी शब्दावलियाँ क्या कहती हैं। नई और पुरानी शब्दावलियाँ, अगर समय के साथ-साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग यदि सूचना बदलती है, तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? यानी कि पहले की भाषा कौन-सी रही होगी, ब्राह्मी लिपि या कोई संस्कृत। अब जो टाइम पीरियड आएगा तो भाषा भी चेंज हो जाती है। तो इसका क्या उल्लेख रहा है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएँ भी समय के साथ-साथ बहुत बदली हैं। आपने अभिलेख देखा जैसे अशोक अभिलेख कुछ ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, कुछ प्राकृत लिपि में लिखे गए, कुछ अरामीक लिपि में लिखे गए। समय के साथ-साथ ये अभिलेख भी बदलते गए। उदाहरण के लिए मध्य युग की फ़ारसी, जो मध्यकालीन भारत था उसमें फ़ारसी जब आधुनिक आया तो फिर फ़ारसी भाषा से भिन्न है। ये भिन्नता सिर्फ़ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल गए हैं। तो मध्यकालीन युग आया था तो उसमें फ़ारसी बोलते थे ज़्यादातर, वो फ़ारसी में ही लिखा करते थे। जब आधुनिक भारत आया तो फ़ारसी चेंज होकर फिर क्या नई भाषा बदल गई। जैसे उदाहरण के लिए हम यदि बताएँ, जैसे हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, हिंदुस्तान। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्रीय राज्य भारत के अर्थ में लाते हैं। हिंदुस्तान आज हम किसमें भारत के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन 13वीं सदी में जब फ़ारसी के इतिहासकार मिन्हाजुस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। इतिहासकार थे मिन्हाजुस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। यानी कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच जो भारत का नाम था वो था हिंदुस्तान। हिंदुस्तान बोलते थे उस समय। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया गया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ-साथ उस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ, क्योंकि जो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर इस शब्द को हिंदुस्तान बोला जाता था और ये किसने लिया था? मिन्हाजुस सिराज ने इस शब्द का प्रयोग किया था। इसके विपरीत यदि बात करें 16वीं सदी के आरंभ में, जब बाबर आता है, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल में पशुओं और पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया है। बाबर ने क्या कहा? बाबर ने जो हिंदुस्तान का जो प्रयोग है, वो किसके लिए किया? पशु, पक्षियों और यहाँ के निवासियों के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया बाबर ने, ठीक? और मिन्हाजुस सिराज ने उत्तर भारत में रहने वाले लोगों के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है। ये प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जब भारत की ऐतिहासिक, एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा है, वहीं हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे, जो अब आज हम जोड़ते हैं। क्या आपको ऐसा कुछ और शब्दों का ध्यान आता है जिसके अर्थ भिन्न-भिन्न संदर्भों में बदले गए हैं? जैसे किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। अभी हमने देखा जैसे उत्तर भारत में जो हिंदुस्तान शब्द बोला जाता था, वो किसके लिए? जो गंगा, यमुना और पंजाब के क्षेत्र में रहते थे। जब बाबर आया 14वीं शताब्दी में, तो उन्होंने भूगोल और पशु-पक्षियों के लिए वो इतिहास का वो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा-साधा शब्द ही ले लीजिए, ठीक है? हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। जी, विदेशी का मतलब समझ गए? तो विदेशी व्यक्ति वही हो गया जैसे अपने देश का, एक ये देश है, एक ये देश है, ठीक? इस देश का व्यक्ति इस देश में आकर रहने लगा तो वो कौन-सा हो गया? विदेशी व्यक्ति हो गया, ठीक है ना? विदेशी व्यक्ति। मानो किसी गाँव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता है। तो विदेशी का मतलब वही हो गया, दूसरे देश का यदि व्यक्ति आ जा, तो उसकी संस्कृति और कल्चर बिल्कुल अलग होगा, ठीक है नहीं? उसकी बोलचाल, रहना-सहना, खाना-पीना सब अलग ही होगा। उसको बोलते हैं विदेशी यदि जैसे अनजान व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फ़ारसी में अजनबी कहा जा सकता है। तो फ़ारसी में कहते हैं अजनबी और हिंदी में कहते हैं परदेशी, ठीक है? इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गाँव में रहने वाले 2 किसान अलग-अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर एक दूसरे के लिए विदेशी
नहीं होते थे। अब कुछ इतिहासकार और उनके स्रोत के बारे में जानकारी करते हैं। स्रोत एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें पिछला जो बीत चुका है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। क्या-क्या स्रोत हैं जैसे हम देखें, इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग-अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। आप इसी बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि आप तरह-तरह की बुक पढ़ते हैं इतिहास के बारे में और आप अंदाज़ा लेते हैं कि इतिहास ने क्या-क्या अध्ययन किया, किस चीज़ के बारे में वर्णन किया। मान लिया कोई युद्ध है, उसका वर्णन कैसे किया? जैसे कोई हल्दी घाटी का युद्ध है, किस तरीके से हुआ, किस राजा ने किया, कैसे किया, कहाँ पर हुआ? इस चीज़ का इस स्रोतों के बारे में सहारा लेके हम पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, पिछले साल अपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था, ठीक? इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में हम पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं, किंतु इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते थे, ठीक? तो हम ये 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे और जो इससे पहले हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है, कुछ चीज़ें दोनों में समानता दिखाई देंगी, लेकिन इतिहासकार सिक्कों और शिलालेखों के माध्यम से कुछ नई जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, ठीक? कुछ बातें ऐसी होंगी जो 6th क्लास में पढ़ी हैं और 7th क्लास में जो हमने पढ़ी हैं, इनसे काफ़ी डिफरेंट और भिन्न होंगी। जैसे कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी थी। इस युग में प्रारंभिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे-धीरे कम कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। कागज़ का जो प्रयोग है वो सस्ता हो गया। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज के हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। जब कागज़ सस्ता हो गया, तो इसका प्रयोग अदालतों में, लिखने में, हिसाब में, लेखा-जोखा करने में, इनके लिए करने लगे। और जो धनी व्यक्ति होते थे, शासक, जन, मठ, मंदिर, पांडुलिपि एकत्रित किया करते थे। और जो अमीर व्यक्ति थे, जो शासक थे, जो मंदिर के लोग हुआ करते थे, वो पांडुलिपि इकट्ठी करते थे। पांडुलिपि हमने पढ़ा था पीछे। पांडुलिपि एक बेसिकली संस्कृत में लिखा होता था, ठीक है नहीं? और ये किससे ताड़ के पत्तों पर ये लिखा जाता था और भुज नामक पेड़ से इसको प्राप्त किया जाता था। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकार को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है, क्योंकि इसकी भाषा जो है ना काफ़ी कठिन है आज के संस्कृत से। तो जो पांडुलिपियाँ प्राचीन इतिहास में हमने जो पढ़ी थी, जो पांडुलिपियाँ सुरक्षित रखी गई हैं, इन्हीं पांडुलिपियों और दस्तावेजों का इतिहासकारों ने अध्ययन करके विस्तृत जानकारी दी है। अब हम देख लेते हैं भाषा और क्षेत्र के बारे में। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया है। अमीर खुसरो एक ऐसा व्यक्ति था, एक कवि भी था और इसने 8 सुल्तानों का शासनकाल भी इसने देखा है। 8 सुल्तान इसके टाइम पीरियड में गुज़र गए। इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में और तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, महाआरी तमिलनाडु में, गोंडी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती थी ये भाषा। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। ये एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती है इसको। तो ये भाषाएँ तो हो गईं, अपने-अपने क्षेत्र की अपनी-अपनी भाषा। लेकिन एक संस्कृत भाषा भी है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती है उस भाषा के बारे में। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्र में आज बोली जाती हैं। जो नाम एक से हैं, उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न हैं, उनके चारों ओर घेरा खींचिए। क्या आप ध्यान दिया कि समय के साथ भाषाओं के नाम बदल दिए गए हैं? जैसे टाइम पीरियड आया तो भाषा भी चेंज होती गई। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने-अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएँ स्पष्ट हो गई थीं। अध्ययनों में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। अध्ययनों हम पढ़ेंगे, उसमें और अधिक स्पष्ट होगा भाषा के बारे में। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थीं। कभी-कभी चोल, कभी-कभी खिलजी और आपका कौन-सा तुगल, मुगल जैसे
राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका फर्स्ट की तुलना कीजिए। खिलजी और मुगल वंश के शासन कितनी कितनी अवधि तक चले हैं। अध्याय 3 और 4 में हम देखें कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, आपका मुगल वंश है, इनके शासन कितने कितने यानी कितने कितने सालों तक इनका शासनकाल चला है। 18वीं सदी में, कितना, 18वीं सदी में, ठीक। मुगल वंश पतन के ढलान पर था। 18वीं सदी में मुगल वंश का क्या विनाश होने पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अध्याय 10 में हम देखेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का प्रशासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन क्षेत्रों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में जानकारी हमें मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच यदि हम बात करें, 1000 वर्षों के दौरान जो भी परिवर्तन हुए हैं, इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रहती थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पुराने और कुछ नए धर्म की यदि हम बात करें, पुराना और नया धर्म, इतिहासकार जो हैं, जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। देवी तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी वैदिक देवता में तत्व सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्था में भी परिवर्तन होता गया। यानी कि पुराने और नए धर्म में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ा, जैसे कुछ लोगों ने जैन धर्म को अपनाया था, तो फिर जैसे बौद्ध धर्म आया तो बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाने लगे। तो इसके बारे में भी इसमें भी काफ़ी जो धर्म है, उस नए पुराने धर्म में भी काफ़ी जो है चेंजिंग आया, काफ़ी परिवर्तन आया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। जैसे इन परिवर्तनों में से कुछ थे नई देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। यानी कि देवी देवताओं की पूजा होने लगी और राजा मंदिरों का निर्माण करने लगे, तो हिंदू धर्म में भी परिवर्तन आ लगा। समाज में जो पुरोहित थे, वो उन ब्राह्मणों का महत्व भी बढ़ता गया। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। संरक्षक कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या विजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, उसको बोलते हैं संरक्षक। इस संरक्षक मतलब यानी कि किसी को सहारा देना। और क्या आपको संस्कृत एवं ब्राह्मणों के बारे में अमीर खुसरो की टिप्पणी याद है? अमीर खुसरो ने टिप्पणी दी थी। अब देख लेते हैं हम। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में भी आया है, वो भी हमें इसमें देखने को मिलता है। जैसे इसमें समाज की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 पढ़ेंगे, उसमें हमें जानकारी मिलेगी। और यही वह युग था जिसमें उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। जैसे कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहली 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक जो हैं इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमाओं को संरक्षण देते हैं। हिंदू धर्म ही भली भांति इस्लाम धर्म के अनुयायी में अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमान का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ लोग सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। यानी कुछ लोग क्या थे, सुन्नी थे, और कुछ लोग शिया थे। जो सुन्नी थे वो खलीफाओं को मानते थे, और जो शिया लोग थे
वो हज़रत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अली इनको मुसलमान मानते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर आए हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार कीजिए। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करना। समय और इतिहास हमें क्या बताता है? जैसे इसमें इसी बात की चर्चा की जाएगी, जैसे इतिहास किसी ने कोई इतिहासकार जो लिखा, तो उस समय कोई घड़ी वगैरह तो होती नहीं थी। एक किस तरीके से इसका टाइम पीरियड कैसे मैनेज किया जाए? इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते थे। उनका नज़रिया ये था कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। ये दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े-बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बाँट दिया जाए, तो समय का अध्ययन कुछ आसानी से हो जाता है। तो अब कोई कैलेंडर या कोई घड़ी तो थी नहीं, तो इसमें जो समय के साथ जो परिवर्तन होता रहा, जैसे सामाजिक के रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक दृष्टि के रूप से जो परिवर्तन होता रहा, तो उसी के हिसाब से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं लोग कि पहले जो व्यवस्था ऐसी थी, जैसे-जैसे टाइम पीरियड बढ़ा, तो फिर ऐसी व्यवस्था हो गई धीरे-धीरे। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज़ी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बाँटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। 19वीं सदी में जब मॉडर्न इतिहास शुरू होगा, तो एक प्राचीन इतिहास आता है, प्राचीन इतिहास जिसमें इन्होंने हिंदू धर्म को बाँटा। फिर मध्यकालीन इतिहास आया जिन्होंने इसमें मुस्लिम को बाँटा। फिर आगा आधुनिक भारत, जिन्होंने इसमें ब्रिटिश के रूप में इन्होंने बाँटा है 3 युगों में। शासकों का धर्म ही एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी अपेक्षा हो जाती थी। इस काल का विभाजन को आज हम बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल हमने जो इतिहास पढ़े थे, उनमें प्राचीन समाज के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक। तो इसी तरीके से हम अध्ययन कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे प्राचीन इतिहास हमने पढ़ा था, तो इस तरीके से हम देखा कि मानव जो था क्या था, खास संग्राहक था, यानी कि फल को तोड़कर खाता था और ना तो उसमें पढ़ने लिखने का कोई ज्ञान था और मानव क्या शिकार किया करता था, ठीक। उस दौर की ये बात हो रही है। प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको किसान समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी-कभी तो ग्रामवासियों, वनवासियों की कीमत पर भी, प्रधान धर्मों में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से हमें जानकारी मिलेगी। तो हम इसमें कौन-सा मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें जो राज्य बढ़ रहे थे और साम्राज्य का उदय हो रहा था और जो प्रधान कर्मों में हिंदू धर्म की विशेषता, इस्लाम धर्म की विशेषता क्या रही है, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। इतिहास के भारत के इतिहास की यदि बात करें, तो हज़ार साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 16वीं 18वीं शताब्दियाँ या 8वीं 11वीं शताब्दियाँ से काफ़ी भिन्न थीं। अगर 18वीं शताब्दी की बात करें, तो ये वो टाइम पीरियड है जिसमें क्या मध्यकाल वो आधुनिक भारत आएगा, ठीक है नहीं? तो यदि 11वीं शताब्दी इन 18वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न थी। इसीलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर भी मध्यकाल की जो तुलना है प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का अभाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय ये निकाला जाता है कि मध्यकालीन जो रूढ़िवादी था, उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था, परिवर्तन ज़रूर हुआ था उस समय भी। इन हज़ार वर्षों के दौरान जो है, इस उपमहाद्वीप के समाजों में पर्याय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था, इन्होंने। यानी अर्थव्यवस्था इतनी हो गई थी कि जैसे
जहांगीर का शासन चल रहा था, तो एक तो ब्रिटिश आए थे नहीं उस समय, वो कौन से जो वो था क्या बोले सर टॉमस रो, तो व्यापारी कंपनियों को भी आगमन होने लगा था। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा ये सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करेंगे। पीछे जो आपने 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी और 7 क्लास की जो एनसीईआरटी पढ़ी, इन दोनों में आप तुलना करना कि क्या-क्या चेंजिंग और परिवर्तन आया है। जहाँ भी संभव हो यहाँ ये देखें कि बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं। और आज अपने आस-पास की दुनिया पर नज़र डालिए और ये भी देखें कि और भी क्या-क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है सब कुछ। कल्पना करो आप एक इतिहासकार हैं, ठीक? आप एक इतिहासकार हैं। इस अध्याय में उल्लिखित कोई एक विषय धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक इतिहास चुनिए और समझाइए कि आपके विचार में उसकी जानकारी हासिल करना क्यों दिलचस्प है। तो मध्यकालीन के इतिहास की आपको जानकारी यदि इकट्ठी करनी है, तो आप दिलचस्पी किस तरीके से लेंगे? तो मेरे ख्याल से हम जो जानकारी इकट्ठा करेंगे, तो हम इसी हिसाब से करेंगे। सिक्कों या शिलालेखों या कोई प्रतिलिपि या पांडुलिपि के माध्यम से हम जानकारी इकट्ठा करेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे कि उस समय का जो लोगों का रहन-सहन है, इतिहास है, वो क्या रहा होगा, ठीक है नी? इस तरीके से। ये चैप्टर हमारा समाप्त तो हो गया है, पहला चैप्टर। अब इसके बाद हम अध्याय 2 पढ़ेंगे, ठीक? कुछ जैसे क्वेश्चन जो आपने पढ़ा, कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, जैसे आप बताना। अगर हम जैसे कुछ शब्द की बात करें, कुछ इम्पोर्टेंट शब्द आप देख सकते हैं, जैसे ये रहा, पांडुलिपि रहा। तो पांडुलिपि का आप मतलब समझ गए? पांडुलिपि का मतलब होता है जिसमें पीछे कोई इतिहास लिखा हुआ है, जो आज के लोग जो आ रहे हैं मध्यकालीन में, इस पांडुलिपि को पढ़कर अपने कुछ नए वाक्यों को जोड़ रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं, कुछ बढ़ा रहे हैं। फिर जाति, फिर क्षेत्र, फिर काल विभाजन जो होता है, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ठीक। इसी तरीके से यदि आप क्वेश्चन का अगर मूल्यांकन करेंगे, तो विदेशी किसे माना जाता है? तो आपने इसके बारे में पढ़ा है, विदेशी किसे कहते हैं? विदेशी उसे कहते हैं जो कोई दूसरे देश का व्यक्ति अपनी संस्कृति, कल्चर, रहन-सहन को छोड़कर हमारे देश में आता है, तो उसको हम बोलते हैं विदेशी। ठीक, क्योंकि यहाँ का रहन-सहन, कल्चर बिल्कुल अलग अलग हो गया, ठीक है ना? तो इसी तरीके से ये आपको बताना कौन-सी बात सही है या गलत है। सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिले हैं, ये आपको बताना, ठीक। तो थ्योरी के रूप में इसका वर्णन किया गया है। अब हमारा जो चैप्टर चलेगा, इसके बाद जो चलेगा, ये कुछ क्वेश्चन भी देखो और भी पूछे गए इसमें। पिछली कई शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला? तो हमने देखा होगा अल इदरीसी आए थे इतिहासकार और कुछ बाबर आए थे, इन्होंने इसका अलग-अलग अर्थ दिया इसमें, ठीक है? और पांडुलिपियों का प्रयोग किस तरीके से करते हैं ये इतिहासकार लोग। अब हम जो पढ़ेंगे, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर 2, नए राजा और उनके राज्य। ठीक, मध्यकालीन भारत हम पढ़ेंगे इसमें, मध्यकालीन भारत, ठीक है? तो चैप्टर 2 हमारा नेक्स्ट वीडियो में शुरू किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स।